हाँ जी। तो ये आपका गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। हमने स्टार्टिंग में गूगल एड्स पढ़ा था, समझा था, और उस गूगल एड्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि भाई गूगल किस तरीके से काम करता है। तो गूगल जो है बेसिकली पीपीसी को फॉलो करता है, पे पर क्लिक। मतलब अगर कोई सपोज, अगर आप लोगों की कोई यहाँ पे लेट सपोज, अगर मैं यहाँ पे लिखा मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन नोएडा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एड स्पॉन्सर्ड के साथ आ रही है वो गूगल एड्स हैं। ठीक है, गूगल एड्स जो हैं स्पॉन्सर्ड के साथ जो दिखती हैं वो गूगल एड्स है। इस पे अगर देख रहा हूँ मैं, अगर इसको तो देखने को बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंप्रेशन क्रिएट करना। मैं केवल देख रहा हूँ इसे, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा किसी ऐड पे, तो गूगल एक सर्टन अमाउंट मेरे से चार्ज करेगा। अब वो जो सर्टन अमाउंट है वो किस बिहाफ पे चार्ज करेगा, वो इस बिहाफ पे बच्चों चार्ज करेगा कि भाई जितना पॉपुलर कीवर्ड होगा, कीवर्ड मतलब जो मैंने यहाँ पे डाला कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन नोएडा, ये जितना पॉपुलर कीवर्ड होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा इसका क्लिक पे, पर क्लिक का। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड होगा उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स उस पर ऐड चलाएंगे, एडवर्टाइजर उस पर ऐड चलाएंगे। जब एडवर्टाइजर जितने ज़्यादा ऐड चलाएंगे तो गूगल को भी पता है कि भाई ज़्यादा ऐड चल रहा है जिस कीवर्ड पे, उसका वैल्यू भी उसको इंक्रीज करना है। और उसके बाद जो गूगल जो रूल्स लाता है वो लाता है आपका बिडिंग सिस्टम पे। एक बेस वैल्यू गूगल क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो गूगल ने अगर इसका बेस प्राइस डिसाइड करा है 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपीज पर क्लिक, तो अगर जितने यहाँ पे लोग, ये 4 कंपनीज और हैं, अगर ये कंपनी 5 रुपए ज़्यादा जो कंपनी गूगल को देगी पर क्लिक का चार्ज, गूगल उसके ऐड को ऊपर लगा देगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो यहाँ पे जो है गूगल बिडिंग सिस्टम चालू करता है, और उसको भी पता है कि वो बिडिंग सिस्टम तभी चालू कर सकता है, अच्छा उसका बिडिंग तब चलेगा जब पॉपुलर कीवर्ड होगा सामने। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एड्स है जो स्पॉन्सर्ड है, ये हो गया आपका गूगल ऐड। ये पीपीसी का रूल फॉलो होता है। ये जो पर्टिकुलर ऐड चल रहा है, ये चल रहा है आपका SERP पेज पे, यानी गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पे ये ऐड रन हो रहा है। इसको हम बेसिकली सर्च ऐड भी बोलते हैं। दूसरे टाइप का ऐड क्या होता है? दूसरे टाइप का ऐड हो गया लेट्स सपोज शॉपिंग एड्स। अगर मेरे को देखना है शॉपिंग, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट है कोई, तो मैंने लिख दिया जैसे बाय शूज ऑनलाइन। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे जो ये ऐड चल रहा है, ये स्पॉन्सर्ड जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए जो ऐड चल रहे हैं, ये आपके शॉपिंग एड्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का ऐड शॉपिंग ऐड है। तीसरे टाइप का ऐड क्या होता है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा fresherworld.com, एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे गया मैं। अब यहाँ पे देखिए fresherworld.com की साइट खुली हुई है, तो यहाँ पे देखो ये एक बैनर आ रहा है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं 3.5 पर आंसर। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, एड्स बाय गूगल। ये बैनर एड्स मतलब जो इमेजेस वाले एड्स होते हैं, जो पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट्स पे अगर आप लोगों को चलाने हैं दूसरी वेबसाइट्स पे, तो वो बेसिकली इन साइटों को गूगल की पार्टनर साइट्स भी बोला गया है। मतलब जो साइट्स अपने पास, जैसे आप लोगों की अभी वेबसाइट बनी हुई है बच्चों, अगर आप लोगों की वेबसाइट बनी है, आप लोगों को चाहिए कि भाई आपकी वेबसाइट से आपको पैसा मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी वेबसाइट पे आपको कंटेंट डालना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 30 पोस्ट आपको डालनी पड़ेगी। 30 पोस्ट जब आप डाल देंगे तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए। एडसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है। एडसेंस का मतलब क्या हुआ? आपने गूगल को एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अप्रोच करा कि भाई आप जो है मेरी वेबसाइट का कुछ स्पेस आप एक्वायर कर सकते हैं एड चलाने के लिए। तो गूगल क्या करेगा? उस खाली स्पेस में, जैसे कि आपके घर के अंदर किराएदार होता है, ठीक है, आपने एक प्रॉपर्टी डीलर पकड़ लिया कि भाई अगर बाय द वे कभी मेरा घर खाली होगा तो तेरा काम है उसमें तुझे किराएदार भरना है, मुझे मतलब ये है मुझे पैसा मिलता रहे टाइम पे। सीधी बात है। तो यही चीज होती है कि गूगल को इस वेबसाइट ने एक स्पेस अलॉट कर दिया जिसपे गूगल एड रन कर रहा है अपने। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन आ रहा है एड्स बाय गूगल। ठीक है, अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो मान लो एडवर्टाइजर से गूगल ने इस ऐड के क्लिक का जो चार्ज, क्योंकि पीपीसी है, क्लिक का चार्ज अगर बाय द वे गूगल ने इस ऐड का एडवर्टाइजर से 5 रुपए लिया है, तो 2 रुपए वो मेरे खाते में डालेगा, क्योंकि जगह मेरी है। आप समझ गए? जगह यहाँ पे मेरी है, तो इसलिए ये इसको बोला गया डिस्प्ले एड्स टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दूसरी मल्टीपल वेबसाइट, जो वेबसाइट जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गई या फिर कोई प्रोडक्ट वेबसाइट्स हो गई, जो वेबसाइट जो है अपने आप को अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए गूगल एडसेंस के अंदर अप्लाई करती है, तो वहां पे गूगल अपने डिस्प्ले एड्स रन करता है। ना ही केवल यहाँ पे इस जगह पे, अदर वेबसाइट्स की भी अगर हम बात करें तब भी आप देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इन एड्स, या फिर OLX सबने सुना होगा। अगर मैं OLX की बात करूं,
OLX.in बहुत फेमस साइट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो यहाँ पे मावी का ऐड दिख रहा है आपको, ये भी गूगल की तरफ से आ रहा है, एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल, ठीक है ना। तो ये जो ऐड है ये डिस्प्ले ऐड है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बड़ी से बड़ी वेबसाइट, अब हम OLX की बात कर रहे हैं, तो OLX का ट्रैफिक आपको अगर पता हो तो OLX का ट्रैफिक अच्छा खासा है। चेक करना के लिए हम लोग वापस से SEO टूल अड्डा पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं एक बारी OLX का ऐड को कि भैया इसके अंदर कितना ट्रैफिक है OLX की वेबसाइट पे। तो देखो, देख सकते हैं हम लोग, सेमरश हमने ओपन करा किसी वेबसाइट को जज करने के लिए कि भाई कितना कमा रहा होगा। जब कमाएगी कैसे कोई वेबसाइट, जब उसके पास विजिटर्स होंगे। अगर आपके पास विजिटर्स नहीं है तो सॉरी टू से, आपके पास जब विजिटर आएंगे नहीं तो फिर आपको कमाई कैसे करवाएंगे वो, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। और हाँ, जितने ज़्यादा जिस वेबसाइट पे विजिटर होंगे उस पे ऐड भी उस लेवल का डलेगा। मतलब ऑब्वियसली गूगल चार्ज भी एडवर्टाइजर से ज़्यादा का करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई रोड है, हाईवे है, वहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल है तो वहाँ पे होर्डिंग का चार्ज महंगा होता है। अगर कोई वहीं पे गलियाँ हैं, गलियों में होर्डिंग का चार्ज सस्ता होता है पर डे। तो इसी तरीके से जब आप जो है जिस वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे एडवर्टाइजर से गूगल भी चार्ज ज़्यादा लेता है। तो मैंने यहाँ पे OLX का डाला, इसको सर्च करा, सर्च करने पे इसका ट्रैफिक निकल कर आ रहा है, देखो कितना 17.1 मिलियन का ट्रैफिक है इस साइट पे, ठीक है। इतना ट्रैफिक आ रहा है तो ऑब्वियसली जब ऐड भी चल रहा होगा, यानी जो गूगल ने यहाँ पे ऐड रन करा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो ऐड लगाया गूगल ने, वो सारे के सारे ऐड की अच्छी खासी कीमत ये वसूल कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा खासा अच्छा ऐड मिल रहा होगा इसको, तभी जाके ये पैसा कमा रहा है। तो ये पॉसिबल होता है आपका एडसेंस से। तो इस ऐड टाइप को हम लोगों ने बोला डिस्प्ले ऐड, ठीक है। ये डिस्प्ले ऐड है। अगला ऐड टाइप क्या होता है भाई, अगला ऐड टाइप पे एक बार चल लेते हैं। सबको पता है कि अगला ऐड टाइप किस टाइप का है। जैसे कि यूट्यूब के अंदर सबको पता है कि ऐड चलते हैं, ठीक है। अब ये जो youtube.com का ये वाला जो ऐड है, जो आपको ये ऊपर दिख रहा है टॉप पे, मेरिट होटल का, तो ये जो ऐड है, ये पर्टिकुलर इस ऐड को लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप के ऐड को लगाने के लिए आपको एक, पहली बात तो इसकी कंडीशन है कि आपको एक ब्रांड होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसके ये ऐड केवल 24 घंटे के लिए ही एक्टिव होगा और पूरे youtube.com पे होगा, वर्ल्ड वाइड पे होगा। तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि इसके अंदर कोई डेट फिक्स नहीं होती। फर्स्ट मतलब अगर आपका बुकिंग टाइम, जैसे आपको चाहिए ऐड कल लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक जिनके स्लॉट्स बुक होंगे उसी टाइम पे, अगर उसका अगला स्लॉट ही आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये ऐड CRs के अंदर चलता है, बहुत महंगा चलता है ये ऐड, ठीक है। और दूसरा हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे ऐड होते हैं, ये देखो, जैसे कि आपने यूट्यूब के अंदर ऐड देखा स्पॉन्सर्ड, इस टाइप के ऐड भी दिखते हैं आपको, दूसरे टाइप के ऐड भी दिखते हैं यूट्यूब के अंदर। आप देखते हैं कौन से, स्किप वाले, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल ऐड जो चलता है यूट्यूब पे, तो उस टाइप के ऐड को हम लोग बोलते हैं वीडियो ऐड, ठीक है। अगला ऐड टाइप क्या है भाई, वीडियो ऐड, यानी चलेगा आपका यूट्यूब के अंदर, क्योंकि यूट्यूब गूगल का है, ठीक है। अगला ऐड आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे सर्च कर लिया हमने, डिस्प्ले समझ लिया हमने 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 समझ लिया वीडियो ऐड, और हमने समझ लिया शॉपिंग ऐड भी। शॉपिंग ऐड कौन सा, अभी जो मैंने शूज का आपको एग्जांपल दिया था। तो 4 टाइप के ऐड समझ लिए हमने। अगला ऐड टाइप होता है आपका यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। यूनिवर्सल ऐप कैंपेन ऐड होता है तुम्हारा मोबाइल ऐप जिनकी है, वो लोग अगर अपनी मोबाइल ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं गूगल के प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे वो यूनिवर्सल ऐप कैंपेन रन करते हैं, जिससे जो है उनकी जो ऐड है वो आपका मोबाइल के, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है पर्टिकुलर कि भाई आपकी ऐप को प्रमोशन करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गेट मोर इंस्टॉल्स, इंगेजमेंट्स एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। ये सारी चीज़ें के लिए आप लोग ऐप प्रमोशन का कैंपेन रन करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगला कैंपेन जो हमारे सामने आता है वो आता है लोकल सर्च के लिए। लोकल सर्च कहने का मतलब ये है, अगर आपकी दुकान है, कोई शोरूम है, ठीक है, स्कूल है, कोई पर्टिकुलर फिक्स जगह है जहाँ पे आप लोग बिजनेस करते हैं, तो उस एरिया पे आप लोगों को ऐड चलाना, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई चाहता है कि भाई नियर बाय का बंदा उसको देखे, लोकल पे उसको देखे, तो उसके लिए उसको लोकल सर्च ऐड रन करना पड़ता है। लोकल सर्च ऐड कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे गूगल पे पैकर्स एंड मूवर्स नियर मी। नियर मी वाली सर्विसेज पता है ना सबको, नियर मी की सर्विसेज होती हैं। अब ये देखो, यहाँ पे गूगल ने स्पॉन्सर्ड ऐड तो दिखाए,
लेकिन इसी के नीचे ये वाले ऐड भी होते हैं। यहाँ पे देखो ये स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये मेरे नियर बाय होगा या आसपास होगा क्योंकि इसने इस पे ऐड लगाया है। इसका फायदा क्या है इस ऐड का, इसका ऐड का फायदा है कि कोई भी यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉल कर सकता है, पहला। दूसरा, डायरेक्ट आपके डायरेक्शन ले सकता है, आपकी दुकान पे पहुंच सकता है वो। तो इस ऐड को हम कब यूज करते हैं, जब हमको अपनी शॉप पे या फिर शोरूम पे फुटफॉल इंक्रीज करना होता है, तब हम इस टाइप का ऐड शूट करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अभी इतना टाइप का ऐड हो गया। अगला जो ऐड है आपका वो है आपका जीमेल का। जीमेल देखो सबने यूज करा हुआ है, ठीक है। जीमेल पे भी लेकिन ऐड रन होते हैं। जीमेल पे कहाँ ऐड रन होते हैं भाई, चलो जीमेल पे चलते हैं क्योंकि जीमेल भी गूगल का ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे प्रमोशन का सेक्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको स्पॉन्सर्ड। तो ये आपके जीमेल पे, यानी मेल्स जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को टारगेट करने के लिए जीमेल पे ऐड रन होते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से वर्क करता है जैसे कि आपको B2B टारगेट करना है, B2C नहीं, क्योंकि हम जैसे लोग नहीं पढ़ेंगे इनको। अगर आपको B2B टारगेट करना है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस हो गया, तो उनके कहीं से आपको डेटाबेस मिल गया, लिंक्डइन से आपको ऐसी कंपनीज का डेटाबेस मिल गया जहां पे आपको उस कंपनी का टाई अप करना है। तो अगर उस एचआर का, अगर आपके पास उन एचआर का या फिर जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनका डेटाबेस आपके पास है, उनकी ईमेल एड्रेस आपके पास है, तो उनको डायरेक्टली आप शूट कर सकते हो यहाँ से। तो उनके आउटलुक पे या जीमेल पे खासकर, वैसे आउटलुक नहीं, जीमेल पे जो है ये दिखाई देगा। क्योंकि ये कब एक और चीज में दिखाई देता है, क्योंकि लोग आजकल जो है, आपने देखा होगा जी सूट आ गया है। आप लोगों की जो मेल आईडी है वो वेब मेल है, ठीक है। आप लोग देखते हो कि वही उसको खोलने के लिए आपको सी पैनल में जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपको वेब मेल खोलने के लिए सी पैनल पे ही जाना पड़े। गूगल इसके लिए एक ऑप्शन देता है, उसको बोलते हैं जी सूट। उसमें क्या करता है वो, कि आपका जो इंटरफेस होगा वो सेम ऐसे ही होगा, गूगल जीमेल जैसे आप ओपन कर रहे हो। और ऊपर आईडी, फर्क इतना है, यहाँ पे आपकी जीमेल वाली आईडी दिखती है आपको, उस वक्त आपकी दिखेगी प्रॉपर अपनी कंपनी आईडी। लेकिन उसके लिए गूगल चार्ज करता है। उसके लिए गूगल जो चार्ज करता है वो कुछ सम अराउंड 147 रुपीज पर यूजर है पर मंथ का। अगर आपकी कंपनी में 4 एम्प्लॉयज हैं तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितना रुपए उसका पर मंथ का आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप वो इंटरफेस यूज करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि कंपनीज के अंदर जी सूट अगर यूज हो रहा होगा तो यानी जीमेल घुस गया। जब जीमेल घुस गया तो वहां पे जो है प्रमोशनल एसएमएस यानी जो मेल्स हैं वो उनको दिख जाएंगे। तो ये उसका जीमेल वाला टारगेट है कि जीमेल को आप टारगेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि गूगल से लिंक अप है। क्लियर। अब सवाल ये कि हम बनाएंगे कैसे कैंपेन को। कैंपेन को बनाना आसान होता है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कैंपेन के अंदर स्ट्रेटजीज आप लोग कैसे लगाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5 + 5 10 होता है, तो हो सकता है आप लोग बोले 7 + 3 भी 10 होता है, कोई बोल देगा 8 + 2 भी 10 होता है। तो इसी तरीके से सबकी स्ट्रेटजीज अलग है अपने कस्टमर्स को टारगेट करने की, ठीक है। मैं अपने स्ट्रेटजीज के हिसाब से आपको बताऊंगा, आप लोग उसे समझे और अपने हिसाब से आप लोग अपनी ऐड भी अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्रिएट का बटन है लेफ्ट साइड में, इस पे हमको पहले क्लिक करना है। यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन के अंदर हमको ये पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, कि तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या तुम्हारा पर्पस है इस ऐड को रन करने का, ठीक है। तो पहला इसने पूछा भाई क्या तुम्हें सेल्स करनी है। अगर तुम्हें सेल्स करनी है तो तुम इस पे क्लिक करोगे। अगर तुम्हें लीड चाहिए, यानी फॉर्म से कोई इंक्वायरी तुमको करे, तो उसके लिए लीड्स पे जाओगे। तीसरा, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो इस पे क्लिक करो। चौथा, ऐप प्रमोशन अगर आपको करना है अपना तो इस पे क्लिक करो। पांचवा, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन करना है तो इस पे करो। छठा, लोकल स्टोर विजिट्स, जो अभी थोड़ी देर पहले हम नियर बाय सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, मतलब अपने हिसाब से आप मैनुअली खुद क्रिएट करो, गूगल की स्ट्रेटजी आपको यूज ही नहीं करनी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक रॉ कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे हम लोग ये क्लिक करेंगे आपका क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। हमको कोई गोल नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से कैंपेन को रन करने वाले हैं। तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल,
उसके बाद हमारे पास ये कुछ 7 टाइप खुल जाते हैं। ये क्या है भाई? सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप मतलब किस टाइप का आपका कैंपेन रहने वाला है। पहला है आपका सर्च। सर्च जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सबसे पहले यही बताया था, सर्च कैंपेन जो गूगल के SERP पेज पे रन होता है। दूसरा है परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स हो गया या फिर डिमांड जनरेशन कैंपेन हो गए। पहले हम परफॉर्मेंस मैक्स की बात करते हैं। ये कैंपेन एक्चुअली 3-4 चीज़ों का कोलैबोरेशन है। मतलब वीडियो भी आप चला सकते हो, सर्च भी आप कर सकते हो, डिस्प्ले भी आप चला सकते हो। तीनों चीजें आप एक ही जगह पे एक ही कैंपेन के अंदर मिक्सचर करोगे। ये काम किसके लिए करेगा? ये करेगा भाई आपकी अवेयरनेस ओवरऑल हो जाए, हर प्लेटफॉर्म पे, जो गूगल के प्लेटफॉर्म है सब पे आपकी अवेयरनेस हो जाए। तो इसलिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। डिमांड जनरेशन कैंपेन वर्क करता है स्पेशली यूट्यूब पे, डिस्कवर एंड जीमेल पे, इमेज वीडियो एड्स पे। मतलब इस पे जीमेल को भी फोकस पे ला रखा है कि जीमेल पे भी एड्स आपके रन होंगे। अगला है आपका डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन बेसिकली इमेज कैंपेन है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग fresherworld.com के अंदर देख रहे थे, और OLX पे भी हमने देखा कि डिस्प्ले कैंपेन आपको चाहिए तो आप डिस्प्ले कैंपेन के साथ जा सकते हैं। अगला है शॉपिंग कैंपेन। शॉपिंग कैंपेन उनके लिए जिनको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली शॉपिंग कैंपेन गूगल ने डिजाइन करा हुआ है, तो इसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। पांचवा है आपका वीडियो कैंपेन। वीडियो इज फॉर यूट्यूब ओनली। अगर किसी का कोई वीडियो है पर्टिकुलर, वो इंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहता है तो वो वीडियो कैंपेन्स की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और लास्ट है आपका ऐप प्रमोशन। अगर आपको ऐप प्रमोट करनी है तो आप ऐप कैंपेन के थ्रू अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक है, अभी सबसे पहला कैंपेन हम लोग सर्च कैंपेन रन करेंगे। लेकिन इस कैंपेन को रन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी कोई भी कैंपेन आप लोग रन करो तो सबसे पहले याद रखो कि अगर कोई नया बिजनेस है आप लोगों का, सबसे पहले आप लोग उस बिजनेस के लिए अवेयरनेस ऐड चलाओगे, लोगों को पहले पता लगे आपके बारे में। पहले अवेयरनेस ऐड होता है। जो फनल का तरीका है, फनलिंग का तरीका है, वो क्या है कि पहले अवेयरनेस, उसके बाद इंगेजमेंट, देन उसके बाद कन्वर्जन। ये 3 तरीके से काम होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको अवेयर करना है लोगों को, उसके बाद इंगेज करना है ताकि वो आपको समझ पाए, और लास्ट मोड होता है कन्वर्जन का, कि अब कुछ लोग खरीद लें आपसे, ठीक है। अगर किसी ने आपको फर्स्ट नज़र में, पहले इंप्रेशन में देख लिया और खरीद लिया तो मान लो कि प्रोडक्ट बहुत धांसू है भाई तुम्हारा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। सबसे पहले लोगों को ये बताना पड़ता है कि वो क्यों खास है उनके लिए, ठीक है। तो वो बताने के लिए आपको पहले उनको ये बताना है तुम्हारा ब्रांड क्या है, उसके बाद वो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए क्या चीज़ कर सकता है, उसके बारे में वीडियो। इंगेजमेंट का आजकल सबसे बेस्ट माध्यम जो है वो आपका वीडियो का है। वीडियो के थ्रू आप इंगेज अच्छे से ऑडियंस को करते हैं। और तीसरा तरीका है आपका कन्वर्जन का। कन्वर्जन में यानी अब आपने उसको जो ऐड चलाओगे, कन्वर्जन अगर करना है तो जो ऐड आपने रन करना है उसके अंदर आपको 30% 20% आप डिस्काउंट वगैरह कूपन देकर उसको बुला लो अपनी साइट पे और वहाँ से परचेज करवा लो। ये तरीका है फनलिंग का। तो सबसे पहले हम सर्च ऐड की बात कर रहे हैं, तो सर्च ऐड पे हम क्लिक करते हैं। सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये बोल रहा है भैया अपना गोल बताओ कि क्या गोल है तुम्हारा इस ऐड को बनाने का। मतलब आपका यहाँ पे देखो गोल दिखा हुआ है, पेज व्यूज है या फिर सबमिट लीड फॉर्म। मतलब आपको लीड फॉर्म सबमिट करवाना है या फिर पेज व्यूज इंक्रीज करने हैं, आपको क्या करना है। और अगर इन दोनों में तो कुछ नहीं है तो फिर ऐड गोल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो फोन कॉल लीड्स आ रहा है, इसको आप ले सकते हो। आप लोगों के पास एक लिस्ट आ रहा होगा, उनमें से जो भी आपको चाहिए परचेज करवाना है, कार्ट पे करना है, वो आपका गोल होगा, ठीक है। गोल आपने सेलेक्ट करा, उसका करो कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही वो आपसे पूछ रहा है भैया अपनी वेबसाइट का जो है, वेबसाइट पे डिटेल दे दो और प्लस फ़ोन नंबर दे दो, ठीक है, क्योंकि पेज व्यू तो आपकी वेबसाइट से ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का डोमेन नेम डालना है। डोमेन नेम लेट्स सपोज मैंने डाल दिया कैंप एडवेंचर जोन, कॉपी करा, पेस्ट, और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो भी आप डिजिट पे दोगे वो 0 ज़रूर लगाओगे आप उसके आगे। एग्जाम्पल के अंदर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ना लेकर आप लोगों को लेना है इंडिया, ठीक है। उसके बाद करेंगे आप कंटिन्यू। अब यहाँ पे है कैंपेन का नाम। कैंपेन का नाम आपको क्या देना है, तो यहाँ पे कैंपेन का नाम लेट्स सपोज मैंने दे दिया CAZ न्यू कैंपेन 5 नवंबर,
24। ठीक है, मैंने कैंपेन का नाम दिया, कैंपेन के नाम देने के बाद कंटिन्यू करा, स्टार्ट न्यू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैंपेन यहाँ पे बैकअप थे तो मैं स्टार्ट स्क्रैच से कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपसे पूछ रहा है कि आपको फोकस किस पे करना है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। कन्वर्जन पे आपको फोकस करना है, कन्वर्जन वैल्यू पे, क्लिक पे, या इंप्रेशन शेयर पे। अभी इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। पहला है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज काइंड ऑफ CPA। CPA इज कॉस्ट पर एक्शन। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है, CPA का फुल फॉर्म है, दोबारा बता रहा हूँ, कॉस्ट पर एक्शन। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जैसे लगा लो नया ऐड आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या पहले से पता है कि कितने रुपए का आपको कन्वर्जन मिलेगा। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि लेट सपोज आपके ऐड चलाने पर 100 लोगों ने आपके ऐड को देखा, उनमें से क्लिक 50 लोगों ने करा, और 50 लोगों के क्लिक करने पर केवल 10 लोगों ने आपके इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करा। ठीक है, तो 100 लोगों ने, जो 50 लोगों ने जो आपकी ऐड पे क्लिक करा था, गूगल पर क्लिक का चार्ज लेता है, तो जो 50 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक करा था, तो पर क्लिक का चार्ज कितना होगा। लेट्स सपोज पर क्लिक का चार्ज था 5 रुपए, तो 50 क्लिक का कितना हो गया, कुछ 2500 रुपए हो गया। 2500 रुपए आपका टोटल कॉस्ट लगा ऐड पे, क्योंकि पर क्लिक का चार्ज आपने दिया। 2500 अगर टोटल कॉस्ट था, तो उसमें से कन्वर्जन कितने आए, 10 आए आपके, तो एक कन्वर्जन आपको कितने का पड़ा, 2500 डिवाइडेड बाय 10, यानी 250 रुपए का आपको कन्वर्जन पड़ा। तो 250 रुपए इज योर CPA, कॉस्ट पर एक्शन। तो क्योंकि आपने नया कैंपेन रन करा है, नया कैंपेन बना रहे हो, तो आपको आपका CPA नहीं पता, तो लेट्स गूगल डिसाइड कि भाई कितने का तुम्हारा CPA बन रहा है। अगर आपको ऐड चलाते हुए 3 से 4 महीने हो गए, तो उस दौरान गूगल को भी पता लग जाता है कितने रुपए का कन्वर्जन आपको आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से है कि आपने अपनी कंपनी के अंदर एक मार्केटिंग पर्सन हायर कर लिया, स्टार्टिंग के फर्स्ट डे को ही आप उसको टारगेट नहीं दे सकते। आप समझो, आपको पहले उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना 2 महीना आपको देना पड़ेगा उसे, कि भाई तू मार्केट को समझ। तीसरे महीने से जब आप उसको भी समझ में आ जाएगा कि आपके बिजनेस के अंदर कितने कस्टमर क्लोज हो रहे हैं, महीने में कितने कस्टमर क्लोज हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो टारगेट लेगा। सिंपल वही चीज गूगल के साथ है। जब तक आप लोगों ने गूगल पे ऐड पहले से नहीं चलाया, तो गूगल को कैसे, आपको कैसे पता कि गूगल कितने रुपए का कॉस्ट पर एक्शन आपको देने वाला है। तो इस केस में आप लोग इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को। ठीक है, और अगर आपको पता होगा कि आपका CPA कितने रुपए का है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई अमाउंट डालेंगे। जैसे कि अभी बात चल रही थी, तो मैंने 250 रुपये डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं गूगल को यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे को एक लीड 250 रुपये की तू ला के देगा। समझ में आया, मैंने गूगल को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी कि 250 रुपये की लीड वो मेरे को देगा ला के। अगला कन्वर्जन वैल्यू। अब कन्वर्जन वैल्यू क्या कहता है, देखो, सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड ऑप्शनल। रिटर्न ऑन स्पेंड, एड स्पेंड, यहाँ पे बेसिकली जो है ROAS की बात हो रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड की। यहाँ पे आप गूगल को, मतलब सिंपल सीधी बात है, यहाँ पे वैल्यू में, कन्वर्जन वैल्यू में और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन पे पहले चलते हैं। कन्वर्जन आर द एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ऐप और स्टोर दैट यू डिफाइन। आप जो डिफाइन कर रहे हो ये वो एक्शन है। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू की बात क्या हो रही है, कन्वर्जन वैल्यू इज अ वैल्यू दैट यू एसोसिएटेड विद एक्शंस टेकन ऑन योर वेब पेज। मतलब जो पहले से आपने एक्शन करवा रखे हैं उसके हिसाब से आपको वैल्यू देनी है उसकी, तो दैट इज कन्वर्जन वैल्यू। आपको वैल्यू क्रिएट करनी होगी। कन्वर्जन के अंदर आपको ये सीधा बोल रहा है CPA, आपको ये, आपने गूगल को टारगेट दे दिया कि भैया 250 रुपये के इर्द गिर्द मेरे को लीड चाहिए। लेकिन अगर हम कन्वर्जन वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे अब हम गूगल को परसेंटेज दे रहे हैं कि इतने % का टारगेट मेरे को अचीव करना है। ROI जितना मैंने स्पेंड करा है ना ऐड के टोटल अमाउंट पे, मैंने अगर 3000 रुपये का रिचार्ज करा है गूगल एड्स पे, तो 3000 के अगर मेरे को 100% का रिटर्न आना चाहिए, तो कितना रुपया आएगा मेरे पास। 100% के रिटर्न के हिसाब से मेरी वैल्यू भी पता होनी चाहिए गूगल को कि भाई मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है जो बिकने वाला है।
उसके हिसाब से तो मेरे को वैल्यू देगा, लेकिन उसको कॉस्ट तो पता नहीं है आपके प्रोडक्ट की, लेकिन उसको ये पता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने कुछ प्रोडक्ट को खरीदा है, वो इस पे ट्रैक लगाएगा। तो उस ट्रैक के हिसाब से यहाँ पे आप उसको ROS देते हैं। यहाँ पे सिंपल वही चीज फंडा है। यहाँ पे अगर मैंने 100% भी दे दी तब भी देखो वो क्या कह रहा है, बिफोर setting a target ROAS, wait until the account that set up conversion tracking had received at least 15 conversion। यहाँ यानी कि गूगल यहाँ पे कह रहा है कि भैया 15 कन्वर्जन गूगल को पता होने चाहिए कि कितने रुपए के पड़े हैं तुमको, तभी जाकर तुम मुझे टारगेट दे सकते हो कितने % का टारगेट अचीव कर भाई। समझ में आया? यहाँ पे वो चीज है। तो ROS तो हर कोई यही चाहेगा कि भाई कोई भी लिख दे 500% लिख दे, 600% लिख दे, तो इससे थोड़ी ना कोई मतलब हो रहा है। अगर आपने ज्यादा अगर परसेंटेज उसको दे दिया और उसको लगता है कि आपका इस पे कॉस्ट नहीं आने वाला, मतलब लाइक आपने रिचार्ज कम करा हुआ है, उस हिसाब से आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो वो आपके ऐड को रन नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो उसे टारगेट दे दिया। उसने कहा भैया मैं काम ही नहीं करूंगा, जब ना तेरा पैसा खर्च होगा ना तू मेरे को टारगेट के लिए बोलेगा, वो ऐड को परफॉर्म ही नहीं करने देगा, वो रोक देगा उस ऐड को, क्योंकि उसको तुमने टारगेट दे दिया, बांध दिया है। टारगेट भी हिसाब से दिया जाता है किसी को भी। अभी कोई भी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कंपनी का एग्जांपल लिया था, अगर कोई कंपनी में तुम्हारे जॉब कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना 3 महीने के बाद तुम उसको टारगेट दो सीधा, हाँ भाई एक काम कर 80 कर बंदों को लेकर आ, क्लाइंटों को लेकर आ। अरे सर कहाँ से लेकर आऊँ, पता तो है ही नहीं। 2 या 3 की बात होती तो समझ में भी आता, आप 80 बोल रहे हो सीधा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कन्वर्जन वैल्यू। अगला जो है आपका क्लिक्स। अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी साइट पे क्लिक्स इंक्रीज हो, तो आप इस टाइप की बिडिंग को ले सकते हो। मतलब यहाँ पे गूगल ये तैयारी करके बैठा है कि आपकी साइट पे उसको मैक्सिमम क्लिक्स लेकर आने हैं, चाहे कैसे भी वो लेकर आए, क्लिक्स वो लेने के लिए बाध्य है यहाँ पे। और अगर सोने पे सुहागा क्या होगा कि वहाँ पे आप अगर क्लिक की कोई मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करके दे दो उसे। लेट सपोज अगर आपको पता लग रहा है कि आपके जो क्लिक है, जो एवरेज क्लिक है, ये पता कैसे चलता है, पहले तो ये भी तो समझो कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा क्लिक जो है कितने रुपए का है। तो उसके लिए सिंपल है, एक दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, गूगल एड्स दोबारा से ओपन करते हैं। सेम अकाउंट पे मैं ओपन कर रहा हूं। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है यहाँ पे डालेंगे कीवर्ड प्लानर। सब ने करा था ये अपने टाइम पे। अब ये कीवर्ड प्लानर को एक बार देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। एक बार इसको डीप रिसर्च भी तो करना जरूरी है। डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड, क्लिक करा, यहाँ पे मैंने लिखा कैंपिंग इन ऋषिकेश, ठीक है, कैंपिंग, राफ्टिंग, ये मैंने उसको कुछ हिंट दे दिया कि भाई इस टाइप के मेरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, मतलब ये मेरा काम है। अब मैंने जैसे गेट रिजल्ट करा तो यहाँ पे गूगल क्या करेगा, मेरे को कुछ कीवर्ड ला के देगा। अब देखो इसने मेरे को कीवर्ड ला के दिए जिसके अंदर बता रहा है वो कि भैया मंथली सर्चेज इतने से इतने हैं, मान लो इस वाले कीवर्ड की, राफ्टिंग कीवर्ड की, कंपटीशन इस समय पे लो है इसका, ठीक है। और अगली बात उसने बोली कि भैया इसका जो बिड है, जो पर क्लिक का कॉस्ट है, वो 3 रुपये 76 पैसे से लेकर 47 रुपये 89 पैसे तक है। यानी अभी यहाँ पे इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है गूगल के ऐड दिखाने पे। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज, लो रेंज मतलब टॉप पे रहेगा पेज के लेकिन नीचे रहेगा, मैक्सिमम ऊपर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन नोएडा, तो यहाँ पे देखिए वो ये कह रहा है कि भाई ऐड तेरा चलेगा ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ नहीं चलेगा, क्योंकि तू पैसे भी कम दे रहा है। अगर तू यहीं पे वैल्यू को बढ़ाता है, वैल्यू को बढ़ाता मतलब अगर तुम देते हो मेरे को 47 रुपीज 89 पैसा पर क्लिक का, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, मतलब मैं हाई रेंज में तेरे को रखूंगा, मतलब यहाँ पे रखूंगा, इस जगह पे, इस एरिया पे मैं तेरे को रख दूंगा। तो ऑब्वियसली पैसा तो बोलता ही है, गूगल का रेवेन्यू सोर्स ही यही है। आप अगर गूगल को मतलब इतनी सारी सर्विस वो अगर फ्री में आपको दे रहा है, तो वहां से आपसे ले क्या रहा है, वो आपसे यही चीज ले रहा है कि आप उसको ऐड पे स्पेंड करो और वहां से उसका रेवेन्यू इनकम निकलती है, जनरेट हो जाए, तो उसके लिए वो पैसे चार्ज करता है आपसे। अब हम लोग करते क्या है, कीवर्ड लिया, लेट्स सपोज मैंने ना ये सारे कीवर्ड्स में से
ये कुछ कीवर्ड ऐसे सेलेक्ट करें, ये देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कुछ कीवर्ड ऐसे सेलेक्ट कर लिए। मैं तो अभी रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को रैंडम सेलेक्ट नहीं करना है, आप लोगों को अपने हिसाब से कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। और मैंने क्या करा, ये 14 कीवर्ड सेलेक्टेड है मेरे, इसको करा मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बैक और इस पे जाऊँगा गेट सर्च वॉल्यूम फॉरकास्ट। यानी अब मेरे को ये देखना है, जो मैंने 14 कीवर्ड सेलेक्ट करे थे, उन 14 कीवर्ड पे अगर मैं ऐड रन करूँगा तो उनका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है मेरे लिए, मतलब एक काइंड ऑफ प्रिडिक्शन जो गूगल मेरे को फॉरकास्ट के अंदर निकाल के देगा। मैं क्लिक करता हूँ इस पे और यहाँ पे मैं उन कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ। ये सारे कीवर्ड्स थे जो मैंने अभी सेलेक्ट करे और इसको गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऊपर सेव्ड कीवर्ड आ रहा है जो मैंने अभी सेलेक्ट करके भेजा, उसके ही बगल में आ रहा है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट में मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखिए अभी सब कैलकुलेट कर रहा है वो, ये निकाल के दिया उसने। ये क्या निकाल के दिया भाई, इसने क्या बोला कि अगर आप 14,000 रुपये की कॉस्ट लगाते हो 28 दिनों में, 14,000 रुपये की कॉस्ट लगाते हो तो आपको जो है 34,000 इंप्रेशन मिल सकते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है कि 34,000 लोग आपको देखेंगे, उनमें से 2.7K लोग ही होंगे जो क्लिक करेंगे। रेशो ले रहा है ये, ठीक है। अब इसका इस हिसाब से तुम्हारा जो कन्वर्जन है वो आएगा 46। मतलब 34,000 लोगों ने देखा, तुम्हारा ऐड को देखा, उनमें से क्लिक करा 2,700 लोगों ने, और इसके हिसाब से इसको लगता है कि आपके जो कन्वर्जन मतलब लीड फॉर्म सबमिशन, 46 लोग एग्री हो जाएंगे। मतलब 2,700 में से कम 46 लोग ऐसे होंगे जो आपको इंक्वायरी कर देंगे। तो उसके हिसाब से 46 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट से 46 को डिवाइड करोगे तो 310 रुपये निकल जाएगा। ये आपका हो गया सीपीए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कॉस्ट पर एक्शन। कितने रुपए का, 310 रुपये का, ठीक है। और इसके हिसाब से, इसी के हिसाब से आपका जो सीटीआर निकल कर आता है, दिस इज क्लिक थ्रू रेट, वो है आपका 7.8% का। और एवरेज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, अभी हम क्लिक के बारे में बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे आ रहा है ना क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक कितना रुपए एवरेज बता रहा है ये दे रहा है 5.35 पैसा, 5 रुपए 35 पैसे के हिसाब, मतलब इतना एवरेज आपको पड़ जाएगा। तो ठीक है, अगर 5 रुपए 35 पैसे के हिसाब का अगर मेरे को पड़ देगा तो मैं अगर 6 रुपए भी दूंगा तो काम करेगा। यानी मैंने उसे एक मैक्सिमम बता दिया कि भाई 6 रुपए तक में मेरा काम करके देख भाई तू एवरेजली। क्योंकि मेरे को किसने बताया, ये मेरे को बताया भैया फॉरकास्ट ने, इसी के टूल ने बताया कि भाई इतना एक्सपेक्टेड हो रहा है, और इसी के हिसाब से इसने बताया एस्टिमेटेड कन्वर्जन रेट आ रहा है तुम्हारा 1.73%। कन्वर्जन रेट कैसे निकल गया, कन्वर्जन रेट निकलता है आपका कॉस्ट लगा के कितना आपका कन्वर्जन हुआ, कितने इंप्रेशन के बेस पे, तो वो आपका कन्वर्जन रेट आ गया क्लिक्स के बेस पे। 2,700 में से अगर 2,700 लोगों ने क्लिक करा, उनमें 46 लोग ही कन्वर्ट हुए, तो उसका जो रेशियो आएगा वो 1.73% आएगा। समझ में, दैट इज योर कन्वर्जन रेट। क्लिक सही है, तो ये क्लिक्स का समझ में आ रहा है। इंप्रेशन शेयर अगला है, इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर क्या कहता है, अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग ये गूगल को कहते हैं कि भाई मेरा ऐड जो है विजिबल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से मेरा मतलब क्या है, ज़्यादा से मेरा मतलब है अगर यहाँ पे ऐड चल रहा है, तो अगर लेट सपोज इसी कीवर्ड के अंदर, समझना ध्यान से, इस कीवर्ड के अंदर अगर 1 2 3, ये 3 कंपनियां इस वक्त दिख रही हैं आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जो ऐड चला रही हैं, अगर यहीं पे इस कीवर्ड से रिलेटेड 8 कंपनियां होती, कंपनियां ज़्यादा होती, तो उस केस में गूगल क्या करता, शफल करता। मतलब मेरे को ये कंपनी दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, हो सकता है बाकी 4 कंपनियां आप में से किसी को दिखा दे, तो गूगल शफल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं इंप्रेशन शेयर के बेस पे, तो इसका मतलब ये है हम गूगल को कह रहे हैं कि भैया मेरा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितना ज़्यादा मेरा ऐड विजिबल होगा उतना ही ज़्यादा मेरे को क्लिक होने के चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में नीचे लिखा हुआ आ रहा है वेयर डू यू वांट योर ऐड टू अपीयर, कहाँ पर आपको अपना ऐड अपीयर होते हुए देखना है। पहला ऑप्शन है एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, एनीवेयर ऑन रिजल्ट पेज, व्हाट मतलब यहाँ पे क्या स्पॉन्सर्ड आ रहा है, पहला ये रिजल्ट पेज है ऊपर की ऐड,
लेकिन नीचे भी तो दोस्तों ऐड चलती है इसकी, नीचे इस वक्त दिख नहीं रही है, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इस जगह पे भी ऐड होती है इसकी, फुटर के एरिया में भी गूगल की ऐड चलती है, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी करते हैं, एक बार ही दिख जाएगा आपको। पैकर्स, ये रहे ऊपर एड्स, और फुटर पे अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ऐड दिखता है फुटर पे। अभी हो सकता है टाइमिंग और टाइमिंग पे होगा, तो इस चक्कर में ऐड नहीं दिख रहा, लेकिन फुटर पे भी ऐड होता है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हेडर पे हो चाहे फुटर पे, मैक्सिमम टाइम आप ही दिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो अगला आता है आपका टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐड जो चल रहा है इसके अंदर ये टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन के अंदर टॉप मतलब टॉप पोजीशन पे रहेगा। अभी आप नोटिस करो, मैंने अभी देखो ध्यान से, कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा डाला, अभी उससे पहले आ रहे थे 3-4 रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन अभी आप देखो केवल एक ही रिजल्ट आ रहा है स्पॉन्सर्ड का। इससे क्या समझ में आ रहा है, वो शफल कर रहा है ना चीजों को, लेकिन इसने इंप्रेशन शेयर ज्यादा दिया होगा, इसलिए वो बार बार मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज का मतलब यह है कि टॉप 4 कंपनियों में से कोई एक पोजीशन पे आपकी कंपनी प्लेस हो जाएगी। लेकिन अगला ही ऑप्शन इसका कहता है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। एब्सोल्यूट टॉप क्या कह रहा है कि भैया टॉप में से भी टॉप में एकदम फर्स्ट पे मेरी कंपनी अपीयर हो, ज्यादा बार दिखे। तो उसके लिए ऑब्वियसली तुमको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट टॉप अगर करते हो तो यहाँ पे अब अगला डिमांड है उसका कितना परसेंट भाई, परसेंटेज क्या होनी चाहिए उसको। अब कोई लिख देगा भाई 100%, ऐसा भी नहीं चलता भाई। मैं कह रहा हूँ कि 70% के रेशो पे 70% कम से कम विजिबल हो जाए मेरा, ठीक है। मतलब अगर शफलिंग भी हो तो 70%, बस 100 में 70 बारी मेरी ऐड दिखे जब भी वो रिफ्रेश हो, ठीक है। और उसके हिसाब से सीपीसी बिट देनी है मेरे को। अब कॉस्ट पर क्लिक है ये, तो जैसे मैंने पिछली बार कॉस्ट पर क्लिक 6 रुपये दिया था, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा दिखाने के लिए 10 रुपये भी दे सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो ये है आपके अलग अलग टाइप के फोकस करने के तरीके गूगल के बिडिंग के। तो कन्वर्जन वैल्यू से हमने शुरू करा था। कन्वर्जन वैल्यू के अंदर अगर आप ऐड चला रहे हैं तो आप इसको अनचेक ही रखेंगे, क्योंकि आपको अभी पता नहीं कि गूगल कितने रुपए में आपको एक्शन करके देगा, मतलब कॉस्ट पर एक्शन कितने रुपए का आएगा आप पे, ठीक है। हाँ, तो अगला है आपका, इसके नीचे आता है कस्टमर एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या कहता है कि भाई बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। ये उस वक्त आएगा जिस वक्त आपको बिडिंग जो है नए कस्टमर्स के लिए करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या कह रहा है ये, टू फिक्स द कैंपेन यू कैन आइदर इंक्लूड ऑडियंस सेगमेंट एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर। यानी आपकी साइट पे एक्टिव मेंबर 1000 होने चाहिए, जो कि गूगल को पता हो, तभी जाके ये कैंपेन टाइप मतलब ये एक्विजिशन टाइप आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए मेरे को सबको पता है कि हमारा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, करेक्ट। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो है गूगल का अगली चीज आती है गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। ये दोनों चीजें, इसका मतलब क्या हो गया, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि गूगल सर्च इंजन पे आपका ऐड रन हो रहा है। ये क्या है, ऐड कैन अपीयर नियर गूगल सर्च रिजल्ट एंड अदर गूगल साइट्स व्हेन पीपल सर्च ऑन टर्म्स दैट आर रिलेवेंट टू योर कीवर्ड्स। तो यानी अगर प्रोक वाली बात करूं तो ये आप हटा देंगे, क्योंकि आपको ऐड गूगल के SERP पेज पे चलाना है अगर आप सर्च ऐड चला रहे हैं तो, ना कि गूगल की पार्टनर साइट्स पे चलाना है, ठीक है। खामा का वहाँ से क्लिक्स मिलेंगे जो इनरिलीवेंट भी काफ़ी हद तक हो सकते हैं, लेकिन चार्ज तो उतना ही मिलेगा ना, कटेगा ना आपका, तो फ़ायदा नहीं है। डिस्प्ले नेटवर्क भी आप हटाएंगे गूगल का, ये दोनों चीज़ें आपको हटाना पड़ेगा। भले ही ऑडियंस आपको कम मिले लेकिन रिलीवेंट एकदम सटीक मिलेंगी। तो प्रिसाइज ऐड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है, लोग जो है इनको टिक ही लगाए रखते हैं, और गूगल भी चाहेगा
गूगल तो ऑब्वियसली चाहेगा जितनी जल्दी आपका बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाए उतनी जल्दी आप उसको रिफिल करें। समझ में आ रहा है? दो थॉट प्रोसेस से गूगल चलता है। पहला थॉट प्रोसेस गूगल का ये है कि भाई जितनी जल्दी आपका बैलेंस खत्म हो उतना जल्दी आप रिफिल करवाएंगे, और दूसरा थॉट प्रोसेस गूगल का ये है कि भाई आपको थोड़ी बहुत इंक्वायरीज आनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी इंक्वायरीज अगर आपको नहीं मिलेंगी तो आप गूगल पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए दो थॉट प्रोसेस का गूगल चलता है। तो उस केसेस में जो हम लोग हैं, हम लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अलग तरीके से सोचते हैं, वरना कोई लेमैन भी ऐड बना सकता है, तो आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये हटाना है, क्योंकि आपको सर्च रिजल्ट पे ऐड चलाना है। तो इसलिए गूगल पार्टनर साइट्स की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत होगी। ये मेरी सोच है, आप लोगों की सोच हो सकता है ज़्यादा अच्छी हो मेरे से। वो डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहिए भैया पैसा ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा कर सकते हो, तो ठीक है पार्टनर साइट्स भी ले लो, ऑडियंस ज़्यादा मिलेगा ना, रीच ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मेरे को प्रिसाइज चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए कि भाई गूगल सर्च रिजल्ट पे ही मेरा ऐड देखे, पैसा मेरा वहीं लगे, वहां से मेरे को ऑडियंस चाहिए। तो उस केस में मैं दोनों सेक्शंस को हटा देता हूँ। ठीक है, नीचे आ गया, नीचे आ जाओ। नीचे आता है आपका लोकेशन का। अभी लोकेशन का जो फंडा है वो एकदम क्लियर है। ये समझो कि अगर आपको इंडिया में ऐड चलाना है आप इंडिया में चला सकते हो। दूसरा, एंटर अनदर लोकेशन, जो आप लोकेशन का नाम देंगे, जैसे लेट्स सपोज मैंने लिख दिया लक्ष्मी नगर, तो देखिए लक्ष्मी नगर को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड करने का ऑप्शन आ रहा है। ऐसे ही मैंने दूसरी पिन कोड डाल दिया, कोई 110024 मेरी एरिया का पिन कोड है, तो देखिए ये पिन कोड भी आ गया। तो पिन कोड बेस पे भी आप सर्च कर रहे हैं ऑडियंस को अपने, और प्लस जो है आप लोग एरिया बेसिस को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपका सिटी है, सिटी बेसिस को भी आप उठा सकते हैं। लेकिन इससे भी अलग एडवांस लेवल पे आप एडवांस सर्च पे जाएंगे। अब वो क्या कहता है, अब मान के चलो यार, ध्यान से समझना इस चीज को, मान के चलो अगर मेरे को रियल स्टेट का एड रन करना है और मेरे को दिल्ली में ऐड रन करना है, ठीक है, दिल्ली के कस्टमर चाहिए। अब दिल्ली के अंदर मेरे को पिन कोड तो पता है कि ठीक है 110024 पिन कोड पे डिफेंस कॉलोनी एरिया ये आ जाता है। ठीक है, जंगपुरा लाजपत नगर वगैरह एरिया आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ तो इस एरिया में केवल एरिया में लाजपत नगर ही छोड़ना होगा, आश्रम भी एरिया आएगा जहाँ पे थोड़ा लो बजट लोग रहते हैं। इसमें कोई वैसा नहीं बोलना चाह रहा, मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैं ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑडियंस टाइप दूसरा है। मेरे को अपने ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा, और जितना बेहतर तरीके से मैं अपने ऑडियंस को ढूंढूंगा उतनी बेहतर सेल्स मेरे को मिलेगी। क्या फायदा होगा कि मैं पूरे एंटायर दिल्ली को टारगेट करूं? इट्स बेटर कि मैं कुछ पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करूं जो मेरे को, जहां से उम्मीद है कि वहां से मेरे को लीड्स मिल सकती है। ठीक है, तो इस केस में मेरी हेल्प करेगा इसके अंदर रेडियस टारगेटिंग। रेडियस मैंने करा, ठीक है, रेडियस मैंने करा हुआ है। अब रेडियस में मैंने यहाँ पे सबसे पहले माइल सेलेक्ट कर दिया। लेट्स सपोज मैंने माइल से किलोमीटर ले लिया, 2 किलोमीटर का रेडियस बनाया। अब रेडियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर ले लिया और ऊपर पिन मोड को एक्टिवेट करा। एक्टिवेट करने के बाद अब लेट्स सपोज यहाँ पे खुल गया मेरे सामने नक्शा। मेरे को चाहिए लेट्स सपोज हौस खास का एरिया, तो हौस खास जो है उसको मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और उसको इंक्लूड कर लूँगा। ये हो रही है मेरी रेडियस मार्किंग। ठीक है, अब मेरे को चाणक्यपुरी का एरिया लेना है, मैंने वो ले लिया। आप लोग क्या समझ रहे हैं इससे? ये देखो दिल्ली तो पूरा है ये, लेकिन मैं दिल्ली से कुछ प्रिसाइज एरियाज उठा रहा हूँ कि भैया यहाँ से मेरे को इस एरिया से ही कस्टमर्स को लेना है, क्योंकि यहाँ से मेरा प्रीमियम कस्टमर आ सकता है। लेकिन हाँ, सोच मेरी दूसरी भी हो सकती है ना भाई। सोच मेरी ये भी है, अगर मैं कैंप एडवेंचर जोन की अगर वेबसाइट का एड रन कर रहा हूँ तो मेरी सोच ये भी हो सकती है कि पूरे दिल्ली का, क्योंकि इकोनॉमी प्लान है, पूरे दिल्ली में पूरी जगह पे ऐड रन कर लूँ, ये भी तो हो सकता है मेरा। ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास रहता है। यहाँ से जैसे मेरे को अब राजौरी गार्डन टारगेट करना है, ये रहा राजौरी गार्डन, ये उठा लिया। 2 किलोमीटर नहीं, मेरे को अगर 1 किलोमीटर का रेडियस भी लेना है और जनकपुरी टारगेट करना है तो ये देखो, ये जनकपुरी का लोकेशन ले लिया 1 किलोमीटर के रेडियस पे। विकासपुरी लेना है, विकासपुरी, मतलब बीच बीच का छूट गया, सारी चीजें छूट गई बीच बीच की, केवल वही एरिया प्रिसाइज हो गया जिस एरिया में मेरे को ऐड रन करना है। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मान लो अगर उनको किसी सोसाइटी को टारगेट करना हो तो उस सोसाइटी के आसपास ही ऐड चले, भाई क्यों जाए इधर उधर,
मेरी अगर लोकल शॉप है, मेरी लोकल शॉप के पास अगर ओमेक्स के फ्लोर्स बने पड़े, बिल्डिंग बना पड़ा है, अपार्टमेंट है, तो मैं उसी को टारगेट करूँ ना, वहीं पे मेरा ऐड का सारा बजट एग्जॉस्ट हो, क्योंकि वही लोग मेरे को देखे जो वहां पे रहते हैं। तो इस तरीके से भी मैंने आपको अभी बताया कि आपका थॉट प्रोसेस आपको क्या करवाता है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी आरओआई लेकर आते हैं। एड चलाना, किसी के पैसे फूकना बहुत आसान होता है दोस्तों, ठीक है ना। अपने पैसे लगा के एक बार देखिए, 2,000 रुपए में आपके हाथ काम जाएंगे। सच्चाई है ये एक काइंड ऑफ शेयर मार्केट है। पैसा लग गया, रिजल्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो गया ना, ठीक है। तो सोचिए, कोई कंपनी में अगर आपको रखता है और आपसे एड रन करवाता, तो यानी आप पे कितना भरोसा कर रहा है वो, ठीक है। वो अपने पैसों को आपको दे रहा है। अभी कई जो एक्सपर्ट्स हैं, वो 1-1 लाख रुपए की, मैंने चलाई 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की एड दिन की, तो उस केस में क्या होता है, 1 लाख रुपए की एड या 5 लाख, उससे ऊपर की एड चलाना पर डे के बजट पे, तो आप समझ पा रहे हैं कितना पैसा वो मार्केट में एग्जॉस्ट कर रहा है। भाई बैंक में डालेगा तो इंटरेस्ट भी खा लेगा, एड से तो पैसा गया, आया तो ठीक, नहीं आया तो गया ना। तो उस जिम्मेदारी के साथ आपको एड रन करना है, कुल मिला के ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने उत्तम नगर सेलेक्ट करा, तो ये रेडियस मार्किंग, उसके लिए हम लोग वर्क करते हैं कि भैया रेडियस हमको कैसे मार्क करना है, ठीक है। इसको सेव करा, तो देखिए ये सारे रेडियस मार्किंग मेरे आ गए। तो ये एडवांस सर्च का काम है। अगला ऑप्शन आता है लोकेशन ऑप्शन। अब ये लोकेशन ऑप्शन क्या कहता है भाई, लोकेशन ऑप्शन कहता है दो चीजें। पहला, गूगल ने बाय डिफॉल्ट करा हुआ है, प्रेजेंस करेगा और इंटरेस्ट शो करेगा। मतलब कहने का मतलब है, जो आपने एरिया सेलेक्ट करा, लेट सपोज मैंने अपने ऐड के लिए एरिया दिल्ली सेलेक्ट करा, ठीक है, और मेरा कैंपेन चल रहा है, जो मैं कैंपेन बनाने वाला हूं वो चल रहा है राफ्टिंग के ऊपर, कि कोई लिखे दिल्ली के अंदर कि राफ्टिंग इन ऋषिकेश या कैंपिंग इन ऋषिकेश, तो उसको ऐड दिख जाए। लेकिन सोचिए, अगर पहले ऑप्शन पे अगर टिक मार्क है गूगल का बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये है कि कोई अगर केरला में बैठा हुआ बंदा लिख रहा है गूगल पे राफ्टिंग इन ऋषिकेश, तो उसको ऐड दिख जाएगा। जैसे कि आप लोगों के साथ भी हुआ है, दिमाग लगाइए, कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, जो इधर आए हैं पढ़ने के लिए स्पेशली। तो वो कैसे आए हैं, और बैचेस का भी हाल यही है, अदर स्टेट से भी लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यानी उन स्टेट से वो अप्लाई करते हैं, तो वहां से वो जो है उनको ऐड दिखता है। ये आपके केस में तो फिजिबल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे केस में, या भाई प्रॉपर्टी के केस की अगर हम बात करें, भूटानी जैसे केसेस की बात करें, तो उसके अंदर क्या होगा यार, समझो, अगर कोई बंदा भूटानी कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, कहां से, केरला से बैठ के, और आपका प्रोजेक्ट है कहां पे, नोएडा में, तो कितने % चांसेस है कि वो विजिट करेगा। क्योंकि रियलिटी ये है कि कस्टमर आपको वो पकड़ना है जो आपका सैटरडे संडे में विजिट कर जाए आपकी प्रॉपर्टी को। आप समझ पा रहे हैं, वरना वो फिर कोल्ड कॉल में चले जाएगा, आएगा नहीं भी आएगा। लेकिन नियर बाय वाला तो आ सकता है भाई, उस पर अगर कॉल अगर करोगे आप, तो हो सकता है वो आ भी जाए, कन्विंस हो गए। लेकिन चांसेस कितने हैं कि केरला में बैठा हुआ बंदा वो आपके पास आ जाए। इसका दूसरा रिवर्स अगर आप देखो, दूसरा अगर हम सिनेरियो लेते हैं कि जहां पे ये ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, वो क्या है, वो सिनेरियो ये है कि अगर आप मान लो अपना प्रोडक्ट बेचते हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, तब तो केरला का क्या, कन्याकुमारी का भी बंदा आपको टारगेट करे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोडक्ट कोरियर ही तो करना है आपने। तो उस केस में तो फिजिबल है, लेकिन इस केस में फिजिबल नहीं है, रियल एस्टेट के केस में। तो यानी आपके पास देखो ऑप्शन मल्टीपल गूगल ने दे दिए, आपको चूज करना है कि आपका क्लाइंट किस हिसाब से, आपका बिजनेस किस हिसाब से है, जिस हिसाब से आपको कस्टमर कौन सा मिलेगा, वो आपको देखना है। अगला ही ऑप्शन आपको बोल रहा है प्रेजेंस, मतलब वहां पे ऐड दिखे, उन लोगों को ऐड दिखे जो आपकी लोकेशन के अंदर बैठे हैं। ये अगला ऑप्शन टाइप है, मतलब जो हमने अभी लोकेशन सेलेक्ट करी, उसी लोकेशन पे आपका यूजर बैठा होगा, तभी जाके उसको ऐड दिखेगा, अदरवाइज उसको ऐड नहीं दिखेगा। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास ओमेक्सी ग्रैंड का अगर अपार्टमेंट है और मेरी यहाँ पे शॉप है, और मैं चाहता हूँ केवल ओमेक्सी ग्रैंड एरिया सेलेक्ट करा ओमेक्सी ग्रैंड का, और मैं चाहता हूँ कि भैया वहीं पे बैठने वाला बंदा ही मेरी ऐड को देखे, तो उस केस में मैं नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है।
या फिर रियल स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, तो रियल स्टेट के अंदर अगर जो मैंने एरिया सेलेक्ट करे हैं, केवल उसी एरिया का बंदा वहां पे बैठ के ही जब सर्च करेगा कमर्शियल प्रॉपर्टी इन नोएडा, तभी जाके उसको मेरा ऐड दिखे। अब कई लोग ये मत सोचना कि सर चलते चलते भी टाइप कर सकता है, वो तो आपके एरिया से बाहर भी टाइप कर सकता है। यस, ये हो सकता है, चलते चलते भी कोई भी टाइप कर सकता है। तो ये रिस्क आपको देखना है, आपको कैसे रिस्क लेना है इस पे। एक ऐड कैंपेन आप बना रहे हो जिसके अंदर आपने सिलेक्टेड एरियाज पकड़ लिए, दूसरा ऐड कैंपेन आप बना लो जिसमें आप पूरा होल दिल्ली पकड़ लो, आपको दोनों में फर्क पता लगने लग जाएगा ना, है ना, कि दोनों में भैया क्या चल रहा है। एक में वो ऑडियंस जिसमें पूरी दिल्ली में जो रहते हैं, और एक तरफ वो ऑडियंस जिसमें जो आपने बनाई है, जो आपने सेलेक्ट करा है। क्लियर हो गया? नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा है। अभी लैंग्वेज का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये है, लेट सपोज अगर मैं कोई पंजाबी सॉन्ग रिलीज करता हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो लोग गूगल का ब्राउजर यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ से लैंग्वेज का मतलब ये है। ठीक है, अगर आपको किसी को रीजनली टारगेट करना है, मेरे को पंजाब में कोई ठेठ पंजाबी बोलते हैं वहाँ पे लोग, या फिर बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा, तो अगर मेरे को वहीं पे लोकल कनेक्ट करना है, मतलब लोकल लोगों को कनेक्ट करना है अपने साथ, रीजनल लोगों को, तो उस केस में हो सकता है मैं यहाँ पे बंगाली भी ले लूँ। आ रहा है? बंगाली में ले लिया, इंग्लिश को हटा दिया, इंग्लिश भी ले सकता हूँ, बंगाली भी ले सकता हूँ, स्पेसिफिक कर रहा हूँ ना। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने हिंदी भी ले लिया, सबसे ज़्यादा घिसी जाने वाली भाषा है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग अपना ब्राउजर जिस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में मतलब उनको ऐड दिख जाए, मतलब वहां पे उनको भी ऐड विजिबल हो जाए। यानी कोई अगर बंगाली में अपना ब्राउजर यूज कर रहा है तो उसको भी आपका ऐड दिखेगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश रहता है, इंग्लिश मतलब जिनका इंग्लिश में होगा उन्हीं को दिखेगा। तो यहाँ पे आपको लोकल कनेक्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी दुकान बंगाल में है पर्टिकुलर किसी जगह पे, और वहां पे सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, अब दुकान है आपकी, तो उस केस में सबसे ज्यादा ब्राउजर जो है यूज करने वाले कौन है? बंगाली लोग हैं, और बंगाली में ब्राउजर यूज हो रहा है गूगल का। तो वहां पे आप उनसे लोकल कनेक्ट करने के लिए उनकी भाषा के अंदर ऐड बनाएंगे, ऐड भी उनकी भाषा में बनाएंगे, और प्लस जो है आप टारगेट भी उन्हीं लोगों को करेंगे, वहां से लोकल टच, लोकल कनेक्ट आ जाता है। समझ में आया? ऐसी पंजाबी है, तो पंजाबी के अंदर क्या होगा भैया? पंजाब में अगर आप टारगेट कर रहे हैं और उन लोगों को कर रहे हैं जो ठेठ पंजाबी लोग हैं, तो वहां पे आप लोग पंजाबी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ। और हिंदी तो पूरे देश में मैक्सिमम चलता है, तो आप हिंदी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब वो है, यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि आप कौन सी भाषा में ऐड को बनाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस, देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट योर लैंग्वेज यूर कस्टमर स्पीक, जो बोलता है। तो ठीक है, यहां से आपको लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, उसके हिसाब से लेना है। ठीक है ना? अगला ही आता है आपका ऑडियंस सेगमेंट। अब भैया ये ऑडियंस सेगमेंट वो सेगमेंट है जहां से अब आप लोग अपने कस्टमर के इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स, इसके बेस पे आप अपने कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं कि भैया उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए, ठीक है, कितनी उम्र के होनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें टारगेट आप यहाँ से करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मेरे केस में ट्रैवल मेरे को यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर मैं कैंप एडवेंचर जोन की बात कर रहा हूँ तो ट्रैवल वाले लोग कौन लोग? भैया जो लोग लिखा हुआ पीपल इंटरेस्टेड इन बुकिंग ट्रैवल, जो लोग इंटरेस्टेड हैं अरेंजमेंट्स में, बुकिंग के ट्रैवल्स में, तो वो मेरा हो सकता है ऑडियंस, हो सकता है नहीं हो सकता। उसके बाद आउटडोर वाले, जिनको चाहिए एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहते हैं। अगला ट्रिप्स बाय डेस्टिनेशंस, ये मेरे को बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, आप लोगों को हो सकता है ना मिले, क्योंकि मैंने ऐड रन करा हुआ है, इसलिए वो सजेशन में दिखा रहा है मेरे को। आप लोगों के सामने क्या होगा, आपको ब्राउज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है भैया? हु दे आर, कौन है वो, क्लिक करो भैया। पेरेंट, अब देखो यहाँ पे गूगल की मेन मिस्ट्री आपको यहाँ पे सॉल्व होती हुई नजर आएगी कि गूगल आप लोगों से कितना डेटा निकाल रहा है, तो उतना प्रिसाइज डेटा वो हम जैसे एडवर्टाइजर को दे रहा है। वो कैसे दे रहा है, वो अभी यहाँ पे आपको देख के पता लगेगा। सोच के दिमाग लगाइए,
अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगा लें तो आपको समझ में आएगा कि गूगल किस लेवल पे वर्क करता है। पेरेंटल स्टेटस, अगर मैं इस पर क्लिक करा, पेरेंट्स, पेरेंट्स में देखो, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट 0 से 1 ईयर्स, पेरेंट्स ऑफ टोल्डर्स 1 से 3 साल के। गूगल को यार तुम्हारे बच्चों की उम्र तक पता है, कितनी बड़ी बात है ये। गूगल को तुम्हारे बच्चों की उम्र भी पता है, और हो सकता है कई बच्चे यहाँ पे इस सेगमेंट पे आते हो 13-17 साल के बीच में। अगला, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, इन रिलेशनशिप, आपका रिलेशन भी है तो ये भी गूगल को पता है। कैसे पता है भाई? एंड्रॉयड उसका है, ठीक है, एंड्रॉयड में सारा सपोर्ट बैकएंड का उसका है, वहां से वो आपके सारी हिस्ट्री वगैरह, चैट्स वगैरह सब कुछ देख रहा है। और वो दे किसको रहा है? किसको दे रहा है वो? एडवर्टाइजर को, हम जैसे एडवर्टाइजर्स को। क्योंकि जितना प्रिसाइज रिजल्ट वो हमें देगा, जितना प्रिसाइज रिजल्ट वो हमको देगा, उतनी प्रिसाइज ऐड हम क्रिएट करेंगे, और उतनी जल्दी हम अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाएंगे, और उतनी जल्दी हमको लीड्स मिलेंगी। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर इनर रिलेशनशिप वाली बात करी जाए तो भैया यहाँ पे तो मेरे को लगता है फन्स एंड पेटल्स भी अपना रोल निभाएगा, फ्लोरिस्ट अपना रोल निभा लेंगे, जो केक्स को ऑनलाइन करते हैं वो भी अपना रोल निभाएंगे भाई। ज्वेलर्स भी हो सकता है बैठे हों, ज्वेलर्स जो है 2 जगह पे बैठेंगे, इनर रिलेशनशिप पे और मैरिड पे। यहाँ पे ज्वेलर्स बैठ जाएंगे, यहाँ भैया ये अंगूठी वंगूठी दे सकता है। मतलब जिनको ऐसे लोग चाहिए जो शादीशुदा होने से जिनको फर्क पड़ता है, ठीक है। रिलेशनशिप वाला, अगर टिंडर का ऐड चल रहा होता तो वो रिलेशनशिप वाले को पकड़ता या सिंगल वालों को पकड़ता, ठीक है। शादी.com अगर ऐड चला रहा होता तो सिंगल को पकड़ता। जितने लोग सिंगल है भाई उनको मिंगल करो, या रिलेशनशिप में है तो कोई बात नहीं, उनके लिए रिश्ते और ढूंढ लो। आपको सोचना है, अभी बता रहा हूँ, गूगल ने आपके सामने ऑप्शन दे दिए, चुनाव आपको करना है, ठीक है, किसके साथ आप जाओगे। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई गूगल का देखो कि डेटा आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक उसने कैप्चर करा हुआ है। ये बहुत सोचने वाली बात है, सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ही यही है। अगली चीज़ देखते हैं, एजुकेशन, ठीक है। करंट कॉलेज स्टूडेंट्स पता है गूगल को। सोचो आप लोग जा रहे हो, आपकी नेविगेशन से उसको पता लग रहा है, रोज हंसरा जा रहे हो तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो भाई, उसको पता है। अगला, होम ओनरशिप स्टेटस भाई, कि आप लोग मकान मालिक हो कि किराएदार हो, ये भी उसको पता है। दिमाग लगाइए, मतलब मकान मालिक और किराएदार, यहां से भी उसको पता लग रहा है कि आप मतलब किस टाइप के बंदे हो। तो अगर मैं रियल स्टेट का एड रन कर रहा होता तो मैं रेंटर्स को ज़्यादा टारगेट करता। अगर मेरे छोटे मोटे प्लॉट्स होते तो उनको ये समझा रहा होता अपने ऐड के अंदर कि भाई कब तक रेंट पे रहोगे, अपना मकान बनाओ, प्लॉट ये रहा। क्यों भाई? हो सकता है ना। अगला, एम्प्लॉयमेंट, किस किस कंपनी साइज के लोग, मतलब कंपनी साइज की अगर बात करें, कितनी इंप्लॉयज की कंपनीज कौन कौन सी हैं जिन पे इतने लोग काम कर रहे हैं, ये तो गूगल को पता है। ये था आपका हु दे आर। अगला आ रहा है सबसे मेन चीज, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, मतलब अब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टारगेट कर रहे हैं हम लोग। अब क्लिक करो, देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके अंदर इंटरेस्ट अगर किसी का है तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। अब इसके लिए कौन इंटरेस्ट की बात हो रही है कि लोगों का इंटरेस्ट इनमें है, तो इसके लिए क्या, मैं अगर ग्रो होता या फिर मैं एंजल वन होता ना तो मैं इनको पकड़ लेता, बैंकिंग एंड फाइनेंस वालों को, जिनको पता है फाइनेंशियल कहाँ पे डालना है, पैसा कहाँ पे बढ़ेगा। भैया ठीक है, मेरे लिए टारगेट कस्टमर ये हो सकता है। और अगर इसके अंदर भी और प्रिसाइज करना है तो मैं क्लिक कर लूंगा, एवरेज इन्वेस्टर दिख रहा है तुम्हें, मैं इसको ले लूंगा जो इन्वेस्ट कर सकता है पैसे को। या फिर मैं रियल एस्टेट में हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अधिकतर घर पे रहने वाला बंदा नहीं इन्वेस्ट करता, इन्वेस्टर करता है जो चाहता है कि भैया उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती जाए, वो कमर्शियल शॉप लेगा, वो नॉर्मल बंदा जो है एक फ्लैट डाल देगा ज़्यादा से ज़्यादा।
लेकिन जो इन्वेस्टर होगा ना वो दुकान खरीदेगा कि भाई आज दुकान खरीदी हुई है, 10 साल बाद देखेंगे कितने का रेट आ गया। समझ में आया? तो मेरे लिए वो इन्वेस्टर चाहिए मेरे को, तो मैं वो यहाँ से उठाऊंगा। क्लियर? अगला ब्यूटी एंड वेलनेस, यहाँ पे भी देखो ऐसे लोग जो विजिट्स करते सबसे ज़्यादा सलून्स में। देखो इसका भी डेटा गूगल के पास है कि तुम कौन से सलून्स में जा रहे हो, तुम जा भी रहे हो नहीं जा रहे हो, दिमाग लगाओ। और वो कैसे होगा, वो पता कैसे आ रहा है, जिस सलून पे तुम जा रहे हो अगर वो सलून जो है गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड है और तुम उस पर बार बार जाते हो, तो गूगल को पता तुम डायरेक्शन ले रहे हो बार बार उधर की, तुम उस डायरेक्शन पे जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, क्योंकि फोन तुम्हारा जेब में है और फोन के अंदर इंटरनेट चालू है। समझ में आ रहा है? और वो टाइमिंग्स के हिसाब से ये देख जज कर पा रहा है कि अगर तुम इतनी देर रोज रुक रहे हो तो दो ही चीज तुम हो सकते हो, या तो तुम वहां के एम्प्लॉय हो सकते हो और या फिर तुम वहां के कस्टमर्स हो सकते हो। अगर तुम एम्प्लॉय हो तो तुम्हारा टारगेट देखेगा 6 घंटे का, अगर स्पैन हो रहा है, टाइम स्पैन हो रहा है, तो तुम एम्प्लॉय हो भाई। अगर तुम्हारा जो है खत्म हो रहा है 2-2 घंटे में या 1-1 घंटे के अंदर, तो तुम एम्प्लॉय नहीं हो, तुम कौन हो? कस्टमर हो। तो यहां से भी टारगेट हो सकता है। फूड एंड डाइनिंग्स को देखो, कॉफी शॉप रेगुलर्स, ये भाई स्टारबक्स अगर कल को ऐड चलाए अपना, हालांकि जरूरत नहीं है, अगर इसके जैसा कोई चलाए तो ये उनको पकड़ेगा यार। कुकिंग वाले, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट अगर खाने पीने का अच्छा खासा है तो वो उन लोगों को पकड़ेगा जो भैया फास्ट फूड ट्रेवर्स, फास्ट फूड चला रहे हो तो फास्ट फूड मतलब वड़ा पाव गर्ल, इसको टारगेट कर लेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों को टारगेट करेगी जो, लेकिन हाँ गूगल पे ऐड चलाने का मतलब थोड़ा ब्रॉडर वे में सोचना भी है, ठीक है? अभी ये नहीं कि वड़ा पाव गर्ल जो है ऐड तो दिखा रही है तो वो पर्टिकुलर क्या करेगी, पूरे दिल्ली में ऐड नहीं चला सकती, वो पर्टिकुलर अपनी लोकेशन के नियर बाई चलाएगी। क्योंकि कोई मेरे को नहीं लगता कोई जो है जहांगीरपुर से दूर से उठ के उसके पास पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। उसके नियर बाय के लोग ही ज़्यादा पहुंचेंगे जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में वर्क कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंटली डाइन आउट्स, बारबेक्यू नेशन अगर कोई होता, बीबीक्यू कोई होता तो वो इनको पकड़ लेता। ऑर्गेनिक फूड, हाँ भाई, और सागर रत्ना टाइप, मतलब जो ऐसे चेन्स हैं, फूड चेन्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड पे ज़्यादा फोकस होता है, अगर वो रेस्टोरेंट्स हैं तो वो इन जैसे लोगों को पकड़ेंगे। वेजिटेरियन, वेगन्स, वीगन भी आ गया भाई इसमें, समझ लो। मतलब आपके पास गूगल ने कुछ नहीं छोड़ा है भाई, इसको भी अगर आप क्लिक करो तो वेगन पे आप सीधा मतलब आप उठा सकते हो भाई। केवल इसी कैटेगरी को टारगेट करना है जो भैया मिल्क डेयरी प्रोडक्ट खाते ही नहीं है। और सबसे ज्यादा अभी भी दोबारा देखो, न्यूज एंड पॉलिटिक्स मतलब ऐसे लोग जो न्यूज और पॉलिटिक्स के अंदर रुचि रखते हो। शॉपर्स, ई कॉमर्स साइट चलाने वालों के लिए शॉपर सबसे बढ़िया होते हैं। अब देखो क्या है ये, लग्जरी शॉपर्स, अगर कोई आपकी ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है आपका प्रीमियम सेगमेंट का है, महंगा है, तो उसके लिए आप लग्जरी शॉपर्स को पकड़ोगे। हाँ भैया, जो खरीदते हैं माल सीधा 12,000, 13,000, 15,000, 20,000 से नीचे तो बात ही नहीं करते, ऊपर के सेगमेंट से पकड़ते हैं। आपको पता है अमेजोन के अंदर जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो कितने रुपए के एवरेज जाते हैं? वो 100 से 200 रुपए के बीच में सबसे ज्यादा एवरेज है, सबसे ज्यादा सेल उसकी होती है। यानी इससे पता लगता है कि यहाँ पे जो कस्टमर का लेवल है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, मतलब कितने ज़्यादा रिव्यूज उस पर पढ़ते हैं। तो अगर आपका मल्टी प्रोडक्ट ब्रांड है तो कोशिश करना कि आपके ब्रांड के अंदर छोटी रेंज की प्रोडक्ट भी हो और बड़ी से बड़ी रेंज के ही प्रोडक्ट हो, क्योंकि ऐसे भी लोग आज की डेट में दुनिया में हैं जो केवल प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ही बढ़ते हैं, वो नीचे की तरफ नहीं जाते। समझ में आ गया? ऐसे ही लोगों के लिए स्टारबक्स खुला हुआ है, वरना नॉर्मल कॉफी तो बाहर ही मिलती है, बंदा घर में बना लेता है। समझ में आया? चलो, वैल्यू शॉपर्स मतलब ऐसे लोग जो भाई देखो, पीपल हु आर डू प्रोडक्ट रिसर्च, जो रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और परचेज करते हैं, कंसीडर उसको करते हैं, मतलब पहले उसके बारे में रिसर्च करने के बाद उसको कंसीडर और फिर परचेज करते हैं। ऐसे लोग जो वैल्यू मतलब किसी, जैसे आईफोन एक तरफ रख दिया और एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी रख दिया, स्पेसिफिकेशन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी ऊपर है मान लो, लेकिन स्टेटस के मामले में आईफोन ज्यादा है, तो इस टाइप के जो वैल्यू शॉपर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो
सैमसंग गैलेक्सी पिक कर लेंगे क्योंकि स्पेसिफिकेशन वो देखेंगे, वो कंपेयर करेंगे दोनों को स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे। और अगर किसी को आईफोन लेना होगा तो वो लग्जरी शॉपर्स हो जाएंगे, भाई स्टेटस मेंटेन करना है, भाड़ में गया कुछ भी हो। समझ में आ गया? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यानी इतना डेटा गूगल के पास है। अगला देखो, यहां पे दो चीजें हैं, एफिनिटी और एक इन मार्केट। इसका मतलब क्या है? एफिनिटी मतलब ये होता है उनके इंटरेस्ट और हैबिट्स, मतलब ठीक है उनका इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन इन मार्केट का मतलब दोस्तों पता है क्या है यहाँ पे, कि वो रिसर्च और प्लान करने वाले लेने के लिए देख रहे हैं कि उनको खरीदना ही है। तो इन मार्केट वाले लोग जो होते हैं वो लोग हैं जो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं इस समय पे, जिनको चाहिए। ऊपर वाले वो लोग थे जो देखते रहते, वो इंटरेस्ट रखते हैं चीजों में, ठीक है, हाँ मेरा शौक है, मैं ये चीज देखता हूं, ठीक है। लेकिन इन मार्केट वाले वो लोग जिनको खरीदना है। तो यहां पे वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो इनकी अगर हम बात करें, अगर मैं ऑटो एंड व्हीकल्स की बात करूं, तो यानी अगर मेरी कोई गाड़ी होती, अगर मैं शोरूम होता बाइक का, तो मैं इन लोगों को कैप्चर कर लेता जो इस समय पे प्लान कर रहे हैं। और अगर ये दिवाली का टाइम होता तो बहुत बढ़िया था सेगमेंट। समझ में आ रहा है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अगर कोई ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, टारगेट कर सकते हो तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर वालों को टारगेट कर सकते हो। यानी ये यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के इच्छुक है, जो खरीदने वाले हैं कुछ दिनों में। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ना, गूगल ये कैसा डेटा निकालता है, वो ऐसा निकालता है जैसे कि अगर मान लो मेरे को कुछ चीज़ खरीदनी होगी ना, तो मैं कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा कोई खरीदने का मन करा, मैं गया मार्केट में और खरीद के ले आया। एक तो ये हो गया। एक ये होता है जब कोई चीज़ वैल्यू ओवर प्राइस्ड होती है, यानी बड़ी हो गई, तो उसके लिए क्या करता है बंदा, पहले रिसर्च करता है, कंपेयर करता है। आप लोगों ने भी अगर लैपटॉप खरीदे होंगे तो पहले कंपेयर करने शुरू कर दिए होंगे कि हाँ भाई इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप कंपेयर करके उस लैपटॉप को परचेज करते हो। तो उस केस में गूगल आपकी एक्टिविटी को काउंट करता है कि भाई ये बार बार इसी लैपटॉप को देख रहा है, यानी ये लैपटॉप खरीदने वाला है। अगर कोई बाइक देख रहा है तो यानी आप बाइक खरीदने वाले हो, बार बार आप उसी बाइक के पीछे पड़ रहे हो, मतलब टू व्हीलर्स के मार्केट की तरफ आप बढ़ रहे हो, यानी कुछ ना कुछ खरीदोगे लेकिन टू व्हीलर्स में खरीदोगे। वो एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि आपको ये वाली बाइक ही खरीदनी है इस बंदे को, लेकिन नहीं, ऑप्शन फंसा देगा, सामने वाले को दे देगा कि भाई ऐसे लोग जो टू व्हीलर्स देख रहे हैं उनको कैप्चर करना है, यहाँ से पकड़ लो। बिजनेस सर्विसेज, ऐसे लोग जो बिजनेस में सर्विस देने के लिए रेडी हैं, तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो इस पे, ऐसे लोग जो इसको देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काम का ऑप्शन है। मतलब कल की डेट में अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करी, तो ऐसे लोग जो एडवर्टाइज करवाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो भैया ये लोग आपके लिए है। फाइनेंशियल सर्विसेज, पेंट, प्रिंटिंग एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज, ठीक है, तो इस टाइप के लोग यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। इन मार्केट का मतलब क्या है? इन मार्केट का मतलब जो लोग इस वक्त प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं लेने की। अगला है आपका हाउ दे हैव इंटरेक्ट योर बिजनेसेस, योर डेटा सेगमेंट आ रहा है। डेटा सेगमेंट का मतलब ये यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे डेटा सेगमेंट का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ पुरानी लिस्ट पड़ी अपने पुराने कस्टमर्स की, तो वहां पे आप यहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हो। जैसे ई कॉमर्स के अंदर होता है। ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है भाई, ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो अगर मैं ई कॉमर्स में टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं बंदा एक बार खरीदेगा तो उसको आएगा ही नहीं। रोज की चीजें हैं, डेली यूज करने का सामान है, दोबारा आ सकता है साइट पे, तो ठीक है, उन लोगों का डेटा भी तो मेरे पास होना चाहिए। वो डेटा मैंने अगर यहाँ पे अपलोड करा तो वो मेरा डेटा है, तो मैं उनको यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कैसे होगा वो मैं आगे सेशंस के अंदर आपको क्लियर करता रहूँगा। तो ये है आपका ऑडियंस सेगमेंट। चलिए अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन का। टारगेटिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर आप टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल को टारगेट कर दे रहे हैं कि भैया जो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट करी है वो एग्जैक्ट आपको इन्हीं ऑडियंस को ऐड दिखाना है, ये टारगेट है। और अगला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि भैया पहले ऑब्जर्व कर लो, गूगल को बोला गया है कि पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, हो सकता है कुछ गलती ना हो,
ऑब्जर्व आप कर लीजिए, उसके बाद आप इनको ऐड दिखाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों फर्क है इसके अंदर। अगला आता है आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। इसको बाय डिफॉल्ट आपको ऑन ही रखना है। क्या होगा आगे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग ऐसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली जो है। एसेट्स अगर आपको चाहिए, एसेट्स आगे क्रिएट करना बताऊंगा कैसे आपको। कॉल एसेट्स होती है, स्निपेट एसेट होती है, किस तरह की एसेट्स होती हैं, वो सारी आगे आपको बताई जाएंगी। मोर सेटिंग्स के अंदर आता है, देखो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, एक और आता है, ये है आपका ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो आपने 2 कैंपेन क्रिएट करे या एक कैंपेन क्रिएट करा, एक कैंपेन के अंदर आपने 2 एड्स क्रिएट करी, एक एड 1 है और एक एड 2 है। ठीक है, और आपने उस कैंपेन के अंदर आपने पर डे का बजट 500 रुपये लगा रखा है। ठीक है, और उस कैंपेन के अंदर 2 ऐड चल रही है, एड 1 और एक एड 2। अभी होता क्या है कि एड 1 जो है ना आपका अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब लोग ज़्यादातर उसको देख रहे हैं। तो गूगल करेगा क्या, गूगल ये करेगा जो आपका एड 1 है उस पर सारा पैसा डालने लग जाएगा, वो बजट उस पर एग्जॉस्ट करेगा, एड 2 को पीछे कर देगा। ये होता है आपका बेस्ट प्रेफर करे बेस्ट परफॉर्मिंग एड को, कि कौन सा एड बेस्ट चल रहा है उस पर आप जो है पैसा डालो। लेकिन सोच के देखो, अगर आपकी सोच ऐसी कहती है, एक तरह से सही भी है कि मतलब अगर किसी ऐड पे अगर मान लिया जाए कि 2 ऐड हैं, 2 में से एक को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, एक बनाई तुमने किसी कप की ऐड बना ली और एक आपने बना ली माउस की ऐड बना ली। कप की ऐड को लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा, वो 500 रुपये में मैक्सिमम बजट जो है कप की ऐड में एग्जॉस्ट करेगा आपका, ताकि यहाँ से आपको ज़्यादा कन्वर्जन मिल सके। ठीक है, इसको वो डाउन करेगा माउस की ऐड को। लेकिन सोच के देखो कि अगर नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स, मतलब जो बजट है उसको दोनों में बराबर रोटेट करो। इसका मतलब क्या है, ये लोग क्यों करते होंगे, सोच के देखो कि अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट आप रखते हो, तो एक ही प्रोडक्ट को आपको बार बार सेल करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, दूसरे प्रोडक्ट का ऐड ही नहीं दिख रहा, तो कल की डेट में वो दूसरा प्रोडक्ट कभी बिकेगा ही नहीं आपका। ऐसे तो गूगल तो अपना करके निकल जाएगा कि भैया जहाँ पे जो उनसे प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है उसको उसका ही विजिबिलिटी बढ़ा दो, बाकी जो कम बिक रहा है उसको डाउन कर दो। ये तो गूगल करके चले जाएगा। लेकिन हो सकता है आपने तो दूसरा प्रोडक्ट है, उसको लोगों को समझने का मौका भी तो देना होगा आपको, वरना कभी तो लोग दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करेंगे यार। मान लो अगर आपने, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, इजी का दे देता हूँ, अगर आपने ये एक कप है, इस कप का एक और अपग्रेड मॉडल निकाला, ये पुराने से चलता हुआ आ रहा है, लोग इसको समझते हैं अभी, ठीक है, और आपने इस कप का एक और अपग्रेड मॉडल निकाल दिया, इसका वर्जन दूसरा निकाल दिया, ठीक है, तो अभी ये तो लोगों को पता नहीं है नया वाला मॉडल, पुराना मॉडल लोगों को पता है, तो लोग पुराने मॉडल को ही परचेज कर रहे हैं, क्योंकि गूगल ऐड भी इस पुराने मॉडल की दिखा रहा है, ज़्यादा पैसा इस पर ही लगा रहा है। नए मॉडल को तो दिखाने का मौका ही नहीं दिया ना आपने, अगर पहले वाले ऑप्शन पे अगर आप चले गए तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा, अगर आपके मल्टीपल 10 प्रोडक्ट है, अगर आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो भैया आप पहले वाला ऑप्शन पे जाओ, आपको पता लगेगा कि भैया कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग चल रहा है मेरा। लेकिन अगर आपको पता है कि सारे बेस्ट परफॉर्मिंग है, तो आप जो है इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज करेंगे और इक्वली वो बजट को स्प्रेड कर देगा सब में, यानी सबका एड बराबर दिखेगा। ठीक है ना, क्लियर। अगला है भाई एड स्टार्ट डेट और एंड डेट। एड का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट डेट हो गया, एंड डेट कब आप कैंपेन को बंद करना चाहते हैं उसके हिसाब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बजट जो भी अलॉट करेंगे, 500 रुपये अगर आपने पर डे का बजट लगाया, तो एक महीने 15 दिन की कॉस्ट उसकी लमसम कितनी पड़ गई भाई, 10 दिन की हो गई आपकी 5,000, 2,500, 7,500 हो गई 15 दिन की कॉस्ट। तो 15 दिन के हिसाब से आपने वो 5,000 को मतलब 500 रुपये के हिसाब से 15 दिन की आप स्पैम यहाँ से दे देंगे। आज 5 है तो मैं 20 तारीख को इसका एंड डेट करता हूँ और मैं इसके अंदर कितना डाल दूंगा, 7,500 रुपये। तो ये स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है। और अगर आपका एक ही कैंपेन हो और आपको चाहिए कि ठीक है यार जो बजट डाला है एक बार उसका इन्फिनाइट चलता रहा ऐड देखा जाए, तो आप उसको नन भी कर सकते हो, मतलब आपने ऐड बनाया उसको छोड़ दिया, जब तक बजट यूज़ हो रहा है यूज़ करता रहे।
ठीक है, तो ये तरीका दूसरा है। अगला आता है आपका एड शेड्यूल। कई बार होता है कि भैया हमको पर्टिकुलर किसी टाइमिंग पे ऐड रन करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्ट वुमेन ओरिएंटेड है तो उसके अंदर अगर मेरे को जो है उसका टाइमिंग देखना है, उस पर ऐड दिखाना है, केवल वुमेन्स को ही दिखाना है, टारगेट करना है। भाई ब्यूटी प्रोडक्ट में मेरे को आदमी तो चाहिए नहीं ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वुमेन सबसे ज़्यादा फ्री होती है 3 से 5 के बीच में, जब उसके बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। ये एक जर्नल स्टैट्स है। और एक रात को बेड टाइम 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये नॉर्मल इस जगह पे आप वुमेन्स को टारगेट कर सकते हो, मतलब वुमेन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, ठीक है, इस टाइम के अंदर। दूसरा, अगर हम मेंस की बात करें तो आदमी सबसे ज़्यादा जो फ्री होता है, एक तो सुबह सुबह के टाइम पे होता है 7 से 9 के बीच में, जब वो वॉशरूम में होता है, वो फ़ोन लेके जाता ही जाता है, ठीक है। या फिर जब वो उठता है सुबह सुबह, उठ के वो फ़ोन देखता है। और एक दूसरा टाइम आदमियों का कब है, जब वो ऑफिस पहुंचते हैं। अगर 10 बजे का ऑफिस है, यानी आप पकड़ के चलो 9 से लेकर 11 के बीच में, एकदम आते ही कोई काम नहीं करने लग जाता। पहले वो बैठेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा, फ़ोन देखेगा। उसके बाद तीसरा उसका टाइमिंग होता है लंच का, 1 से 3 के बजे के बीच में। जब लंच टाइमिंग में बंदा फ्री होता है, जब लंच कर रहा होता है, तब उसको चाहिए कि वो मोबाइल देखे। चौथा जो उसका टाइमिंग होता है वो होता है उसका बेड टाइम, जब वो 8 से 12 के बीच में, जब अपने बेड पे सो रहा होगा, लेटा होगा, ठीक है, फोन सर्व कर रहा होगा, तब उसको टारगेट किया जाता है। इस चीज से हमको क्या समझ में आ रहा है, इस चीज से समझ में हमको ये आ रहा है कि भैया अगर हमारा ऐड जो है स्पेसिफिक टाइम जोन के हिसाब से चलेगा तो भैया पैसा भी तो सही जगह पे खर्च हो रहा है। अगर आप पूरे 24 घंटे अपना ऐड चलाओगे तो चांसेस हैं कि जल्दी जल्दी वो बजट एग्जॉस्ट भी तो हो जाएगा जो आपने लगाया है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अपने ऐड चला रहे हो तो यानी आप अपने बजट को भी स्प्लिट कर रहे हो पर डे के, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर रन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग एड शेड्यूल करते हैं। एक और एड शेड्यूल का एग्जाम्पल है और वो ये, जैसे मान लो अगर रियल स्टेट का ऐड रन हो रहा होता तो सबसे ज़्यादा क्या होता, रियल स्टेट के ऐड में क्या होता है कि भैया सैटरडे संडे यानी वीकेंड को सबसे ज़्यादा पावर लगा दो आप पैसों पे। सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा जो है ऐड रन होगा, रीज़न बिहाइंड क्योंकि आने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं विजिट करने के साइट को, ठीक है। और अगर बात करी जाए कैंप एडवेंचर जोन की, कैंप एडवेंचर जोन की अगर बात करी जाए, क्योंकि लोकेशन है ऋषिकेश और टारगेट कर रहा हूँ मैं दिल्ली और नोएडा के लोगों को, क्योंकि मेरे लोकल लोग तो आएंगे नहीं ना मेरे पास, बाहर से क्राउड आएगा। तो अगर ऋषिकेश में रह के मैं टारगेट कर रहा हूँ दिल्ली के और नोएडा के लोगों को, तो मैं कब टारगेट करूँगा उनको करूँगा मैं सही बताऊँ तो कब करूँगा, वेंसडे, थर्सडे और सबसे ज़्यादा फ्राइडे को और सैटरडे को। फ्राइडे सैटरडे मेरे पास सबसे ज़्यादा हाइप होगा, लेकिन फ्राइडे तक मैं यहाँ के लोगों को टारगेट करूँगा दिल्ली के। सैटरडे को और संडे को मैं टारगेट करूँगा ऋषिकेश के लोगों को। क्यों? क्योंकि सैटरडे और संडे को बंदा पहुँच चुका होगा वहाँ पे, यहाँ का बंदा, यहाँ का जो कस्टमर है वो पहुँच चुका होगा घूमने के लिए, चाहे वो किसी पर्पज से जा रहा हो वीकेंड के टाइम पे। तो वहाँ पे जो है ऋषिकेश के अंदर अगर मेरा टारगेट होगा तो सुबह अगर वो ऐड चलाऊंगा मैं सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह 4 बजे अगर वो सर्च कर रहे होंगे कि कोई कैंप्स को, तो सुबह 4 बजे उनको ऐड दिखेगा, क्योंकि सुबह 4 बजे के टाइम पे लोग रात को निकलते हैं, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं वहां। तो 4 बजे उनको ऐड दिखेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि मेरे को कोई कॉल करेगा। तो सैटरडे संडे मेरा जो ऐड चलेगा वो चलेगा लोकल एरिया में, और बाकी जो वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे को जो ऐड चलेगा वो चलेगा दिल्ली और नोएडा के एरिया में। समझ में आया? ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से आप ऐड शेड्यूल कर सकते हो कि भाई किस किस टाइमिंग पे आपको ऐड दिखाना है, किन किन लोगों को टारगेट करना है। अगर आपको चाहिए भैया 24 घंटे ऐड चलाओ तो 24 घंटे भाई बाय डिफॉल्ट है ऑल डे चलेगा, ये 24 घंटे चल रहा है वो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक टाइम जोन के अंदर लेके जाना है तो फिर भाई वहां पे आपको लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो लगाते कैसे हैं, लेट सपोज मैंने ऑल डेज लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट सपोज मेरे को पहले टारगेट करना है आपका सैटरडे संडे को देखो 24 घंटे ऐड चल रहा है। अगला मेरे को टारगेट करना है केवल मंडे, ये मंडे को चला, यानी सैटरडे संडे और मंडे को ही ऐड चल रहा है, बाकी दिन बंद। अगर मेरा ये कंसेप्ट चलेगा तो समझ में आ गया। कई बार ऐसा होता है, कई अगर शॉपकीपर्स होते हैं ना, तो जिस दिन उनकी दुकान बंद होती है उस दिन ऐड क्यों चलाएंगे भाई वो,
आप समझ रहे हैं? जिस दिन आपकी दुकान बंद है उस दिन आप ऐड मत चलाओ ना, उस दिन कोई लॉजिक नहीं बनता उसका ऐड चलाने का। तो शेड्यूलिंग ऐसे करते हैं हम लोग एड्स की, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि भाई आपका जो है AI जो इसका गूगल का है बेसिकली, ये क्या कह रहा है, अपना URL डालो, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दो कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली हेडिंग्स वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह बना लूँगा। तो ठीक है भैया, कैंप एडवेंचर जोन ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत हमको डिस्क्रिप्शन देना है भाई, गूगल को बताना है थोड़ा बहुत। क्या बताएंगे भाई हम यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम गूगल को ये बताएंगे कि भाई कहाँ है वो, हाँ चलो थोड़ा सा राइटअप दे दिया गूगल को कि भाई तू पढ़ ले और इसके हिसाब से जनरेट कर दे। अब देखो उसने पढ़ा, अब वो देख रहा है, अब देखने के हिसाब से वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो वो उसका AI वर्किंग करने लग गया है, ठीक है। उसने 10 कीवर्ड निकाल दिए तुम्हारे हिसाब से जो इस वक्त काम कर रहे हैं, कीवर्ड उसने सर्च कर लिए, कैंपिंग इन ऋषिकेश, ऋषिकेश कैंपिंग बुकिंग, ये टाइप के कीवर्ड उसने ऑटोमेटिकली निकाल के दे दिए तुम्हें, क्योंकि AI का ज़माना आ गया है तो गूगल भी इसमें पीछे नहीं रहता है। जेमिनी उसी का है, जो पहले बार्ड था वो अब जेमिनी बन चुका है, तो गूगल जो है कहीं से पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने सहूलियत दे दी आप लोगों को कि आप भाई कीवर्ड्स को सिलेक्शन करने में बहुत आसान हो जाए। अगली चीज़, गूगल ने यहाँ पे आपके पास हेडिंग्स, यहाँ पे जो है आपको हेडिंग्स लिखनी होगी अपने ऐड की। हेडिंग की जो लेंथ है वो 30 की है, और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ है 90 की। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको इमेजेस जनरेट करने का, कि भाई आप इमेजेस भी जो है इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। इमेजेस जनरेट करने के बाद अपना बिजनेस का नाम डालोगे, उसका लोगो लगाओगे, और उसके बाद ऐड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम इस जगह तक पहुंचकर ऐड कंप्लीट आपका हो जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है जो दूसरी चीज़ें हैं, जो साइट लिंक है, जो एसेट्स है, उनका नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐड को कैसे इंप्रूव करना है, किस तरीके की हेडलाइंस होती हैं, कैसे पिनिंग होता है उसका, वो सारी चीज़ें हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।